नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो हमने 15 to 13 ईयर्स ऑफ एज ऑफ एडोल्फ हिटलर के कंप्लीट कर लिए हैं। हमने वो तीनों वीडियोस जाकर के पहले देखिए। इसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। लेट अस स्टार्ट। एडोल्फ हिटलर एज 30 to 40 पहले देखते हैं। एंट्री इनटू पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री होती है 1919 में, 30 साल की एज में। After World War I ended in 1918, Germany faced economic collapse, mass unemployment, public anger over the Treaty of Versailles. देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ तो उसमें जर्मनी हार गई। तो जर्मनी को क्या क्या फेस करना पड़ा? इकोनॉमिक कोलैप्स का मतलब है वहां पर जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल जर्जर हो गई और वहां लोगों को जो है बेरोजगार हो गए। सब लगभग लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और लोगों का जो गुस्सा था वर्साई की संधि के लिए वो भी बहुत बढ़ रहा था। ये सब फेस करना पड़ा जर्मनी को। अब वर्साई की संधि में ऐसा क्या हुआ था कि लोग इतना गुस्सा थे, है ना? बहुत कुछ ऐसा था वर्साई की संधि में कि लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए इस बात से। तो which blamed Germany for the war and demanded huge reparation in September 1919. Which blamed Germany for the war. और वर्साई की जो संधि हुई वो उसका मेन पॉइंट ये था कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो केवल जर्मनी के कारण हुआ है और डिमांडेड ह्यूज रिप्रेशन इन सितंबर 1919। वर्साई की संधि के द्वारा बहुत कुछ डिमांड किया गया जर्मनी से। जो और कंट्रीज थे जो इसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो विनर हुए, उन्होंने डिमांड करी कि जर्मनी को इसकी पूर्ति करनी होगी, ठीक है ना? हिटलर, अ फार्मर सोल्जर, was assigned by the German army to spy on political group in Munich. हिटलर को स्पाई ऑन अ पॉलिटिकल ग्रुप मतलब एक पॉलिटिकल ग्रुप पे, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे उस पर नजर रखने के लिए क्या किया गया? उसे असाइन किया गया या नियुक्त किया गया म्यूनिख में। वन ऑफ दीज वाज द जर्मन वर्कर्स पार्टी। जो पॉलिटिक्स ग्रुप्स थे उसमें से एक पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे डीएपी कहते थे, फाउंडेड बाय एंटोन ड्रेक्सलर। याद रखिए, जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना किसने की? एंटोन ड्रेक्सलर ने की। तो ये एक पार्टी थी। हिटलर फाउंड दैट ही एग्रीड विद देयर नेशनलिस्ट, एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी सेमेटिक व्यूज। तो हिटलर को जब उस बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उन पर नजर रखने के लिए बोला गया, स्पाई बनाया गया हिटलर को, तो उन सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स में से एक पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, डीएपी, और जिसे एंटोन ड्रेक्सलर ने फाउंड किया था, जिसे स्थापना की थी। उसकी जो विचारधारा थी उसके साथ हिटलर एग्री कर जाता है, क्योंकि हिटलर ऑलरेडी नेशनलिस्ट था, एंटी कम्युनिस्ट था, एंटी सेमेटिक व्यूज थे उसके ऑलरेडी थे, तो वो प्रभावित था उससे और ज्यादा हो गया जैसे ही कांटेक्ट में आया। रेफरेंस तो मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर जो हमने पढ़ा है, डिस्कस किया, वो कहाँ से लिया गया है वो आप देख सकते हैं। ओके, सेकेंड नंबर, Second, rise within the Nazi Party 1920 to 1921। नाजी पार्टी में उसका राइज किस तरह से होता है? हिटलर ऑफिशियली ज्वाइंड द पार्टी एंड क्विकली रोज टू बिकम वन ऑफ इट्स मोस्ट पावरफुल फिगर्स। हिटलर जो है ऑफिशियली इस पार्टी को ज्वाइन करता है और बहुत जल्द ही एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में, मेंबर के रूप में इस पार्टी के अंदर उभर करके आता है। इन फरवरी 1920 द पार्टी वाज रीनेम्ड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, NSDAP,
और नाजी पार्टी। फरवरी 1920 में इस पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP रखा गया और इसी पार्टी का नाम फिर बाद में इसी पार्टी को नाजी पार्टी बोला जाता था। हिटलर हेल्प ड्राफ्ट द 25 पॉइंट प्रोग्राम विच आउटलाइन द पार्टीज आइडियोलॉजी। पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होगी, विचारधारा कैसी होगी, कैसे काम करेगी, उसका जो प्रोग्राम था, उसके जो पॉइंट थे, उसको किसने बनाया था? हिटलर ने बनाया था या हेल्प करी थी उसको ड्राफ्ट करने में। ठीक है। रिजेक्शन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, वर्साई की संधि को धीरे धीरे उसने ऐसे मतलब नाजी पार्टी के थ्रू उसने इतना चुपके से धीरे से काम किया कि उसके जो कंडीशन थे, जब वो पावर में पूरी तरह से आ गया हिटलर, तो उसने रिजेक्ट कर दिया ट्रीटी जो हुई थी वर्साई में, उसको उसके कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया। रिवोकेशन ऑफ सिविल राइट्स फॉर ज्यूज, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। ठीक है, तो वो पूरी तरह से फिर पावर में आ जाता है। अभी क्या हुआ, बाई 1921 हिटलर बिकेम द अनक्वेश्चन्ड लीडर फुहरर। फुहरर का मतलब होता है एक ऐसा लीडर जिसके लिए कोई क्वेश्चन ना कर सके। फुहरर मतलब पूरी तरह से कंट्रोल अपने पे, जो खुद के पास उस पूरे देश का उसके पास कंट्रोल होता है, उसे आप तानाशाह कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो मीडिया को, न्यूज़पेपर को, एवरीथिंग वो क्या कर देगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो वो फुहरर बन बैठा 1921 में नाजी पार्टी का। क्लियर ना? रेफरेंस ये मतलब कहाँ से लिया हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया वो आप देख सकते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोपेगेंडा एंड द SA 1921 to 1923। क्लियर। 1921 से 1923 तक कैसे वो प्रोपेगेंडा बनाता है और ऐसे क्या है। हिटलर वाज अ मास्टर ओरेटर, हिज इमोशनल फेयरी स्पीचेस अटैच्ड मास अटेंशन। देखो, पब्लिक को ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था वर्साई की संधि पर, अब उसे क्या बदला चाहिए था, प्रतिशोध की आग धधक रही थी वहां के जो लोग थे उनके अंदर। तो ऐसा कोई लीडर चाहिए था जो उनकी आग को शांत कर सके, उनके ही अकॉर्डिंग बात करे। तो ऐसे में हिटलर को एक अच्छा मौका दिखा और वो एक अच्छा ओरेटर भी था। हिटलर जो था ओरेटर मतलब जो अच्छी स्पीच दे, एक अच्छा स्पीकर जो सबके मन को भाए, ओरेटर। ठीक, ओरेट करने वाला। ही क्रिएटेड द SA। ऐसे क्या था, तो पैरा मिलिट्री ग्रुप था जो कि इंटिमिडेटेड राइवल्स एंड प्रोटेक्टेड नाजी रैलीज। एक ऐसा ग्रुप जो नाजी पार्टी के खिलाफ जो बोलता था उसको डराता धमकाता था और नाजी पार्टी की रैलीज को प्रोटेक्शन देता था। द अर्ली 1920s saw political chaos in Germany, hyperinflation, poverty and left-wing uprising। फिर 1920 के शुरुआत में लगभग पॉलिटिकल क्योज जर्मनी में देखा गया, हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया, पावर्टी देखी गई, लेफ्ट विंग अपराइजिंग देखा गया। हिटलर saw this as an opportunity to grab power। तो इन सबको देखते हुए हिटलर को लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो चलो पावर गेन कर लेते हैं। फिर आगे रेफरेंस ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इसे मैंने लिया है वो आप देख सकते हैं। फिर द बियर हाल पुच। बियर हाल पुच, बियर हाल पुच क्या है भाई? ऑन नवंबर 8, 1923 Hitler and Nazis attempted a coup in Munich to overthrow the Weimar government। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश की। 8 नवंबर 1923 को हिटलर और नाजी पार्टी ने एक प्रयास किया कि म्यूनिक में जो
गवर्नमेंट है या जर्मनी में जो गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंका जाए, उसके तख्तापलट को। तो इस कोशिश को कहते हैं द बियर हाल पुच, जो कि 1923 में हिटलर और नाजी पार्टी के द्वारा की गई थी। इंस्पायर्ड बाय मुसोलिनीज मार्च ऑन रोम 1922, 1922 में मुसोलिनी के द्वारा जो मार्च रोम में किया गया था उससे इंस्पायर्ड था ये जो बियर हाल पुच किया गया था हिटलर के द्वारा। हिटलर बिलीव्ड ही कुड सीज पावर थ्रू अ ड्रामेटिक अपराइजिंग। हिटलर को लगता था कि एक ड्रामेटिक अपराइजिंग के द्वारा वो पावर को सीज कर सकता है और पावर में आ सकता है। तो कूप फेल्ड, लेकिन ये जो उसका प्रयास था वो फेल हो गया। कूप बना करके पुलिस इन सब ने, हिटलर ने, नाजी ने, इन सब ने जो प्रयास किया था वो सब फेल हो गया। 16 नाजीज एंड 4 पुलिसमैन वर किल्ड। यहाँ पर 16 नाजी पार्टी के मेंबर और 4 पुलिसमैन मारे गए। हिटलर वाज अरेस्टेड एंड चार्ज विद ट्रेजन। तो हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया और उसके अगेंस्ट चार्ज शीट दाखिल कर दी गई। ट्रेजन मतलब राजद्रोह करने की वजह से ऐसा कहा गया कि उसने राजद्रोह किया है और इसलिए उस पर चार्ज किया गया। क्लियर? कहाँ से लिया है तो रेफरेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। इम्प्रिजनमेंट एंड माइन काम्प, इसको माइन काम्प पढ़ेंगे। माइन काम्प मतलब होता है माई स्ट्रगल। ठीक है, तो हिटलर ने माई स्ट्रगल नाम की एक बुक लिखी। माई स्ट्रगल आप एग्जाम में मत लिखिएगा, इसका मतलब होता है माई स्ट्रगल। क्लियर ना? माइन काम का मतलब माई स्ट्रगल। हिटलर वाज sentenced to 5 years in prison but only served 9 months in Landsberg prison। हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 9 महीने में ही वो किसी तरह से बाहर आ गया, जेल से बाहर आ गया। वाइल इन प्रिजन ही रोट, वो जेल के दौरान उसने अब एक बुक लिखी माइन काम्प, जिसका मतलब होता है माई स्ट्रगल। ठीक है, his hatred of Jews, his belief in racial purity and Aryan supremacy, need for living space for Germans in Eastern Europe, vision for a totalitarian German state। तो इस बुक में उसने क्या क्या लिखा? उसने हेट्रेड ऑफ ज्यूज के प्रति जो उसकी घृणा थी उसको प्रदर्शित किया, और रेशियल प्योरिटी में वो बिलीव करता था। रेशियल प्योरिटी का मतलब है एक प्रकार की रेस जो कि आर्यन को ही एक प्योर रेस मानता था। वो आर्यन ही प्योर रेस है, बाकी जो रेस हैं वो उसके लिए मायने नहीं रखते थे। ठीक है, तो नीड फॉर लेबन श्रम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। वो सोचता था कि एक लिविंग स्पेस की जरूरत है जो जर्मनी के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, विजन फॉर अ टोटलिटेरियन जर्मन स्टेट, और एक उद्देश्य उसका उसने प्रदर्शित किया कि टोटलिटेरियन होना चाहिए, जो जर्मन स्टेट है वो टोटलिटेरियन होना चाहिए। Though the book was not initially popular, it became a Nazi ideological cornerstone। तो हालांकि स्टार्टिंग में ये बुक उतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन बाद में नाजी पार्टी की जो है एक आइडियोलॉजिकल कॉर्नरस्टोन बनी, उसकी विचारधारा बनी। क्लियर? रेफरेंस ये मतलब ऊपर जो एक्सप्लेन किया वो कहाँ से लिया हुआ है वो लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है रीबिल्डिंग द नाजी पार्टी। 1925 से 1929 तक उसने उस नाजी पार्टी को, जब बाहर निकला तो नाजी पार्टी को फिर से उसने रिबिल्ड किया, फिर से मजबूत बनाने की कोशिश करी। तो आफ्टर हिज रिलीज हिटलर रीऑर्गेनाइज द नाजी पार्टी को उसने फिर से ऑर्गेनाइज किया, फोकसिंग ऑन लीगल मीन्स टू गेन पावर। क्लियर? उसने फिर लीगल माध्यम को चुना। लीगल माध्यम का मतलब है कि संवैधानिक रूप से वो पावर में आने के लिए फोकस करने लगा कि संवैधानिक रूप से अगर पावर में आएंगे
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। संवैधानिक रूप से उस समय वहां पर लोकतंत्र आप कह सकते हैं, डेमोक्रेसी थी, तो हिटलर डेमोक्रेसी के थ्रू पावर में आ जाता है। ही क्रिएटेड एस एस बनाई थी, अभी एस बनाता है। डबल एस क्या है भाई? इज एन एलीट गॉड सेपरेट फ्रॉम द एस ए से ही वो सेपरेट करके एक एलीट गार्ड बनाता है, जिसे एस नाम देता है। फोकस्ड ऑन स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, स्पेशली ब्लेमिंग ज्यूज, मार्क्सिस्ट, फेमर गवर्नमेंट फॉर जर्मनी स्ट्रगल्स। तो वो और ये ऐसा हिटलर इस ये सब किस में फोकस करने लगे थे? प्रोपेगेंडा में फोकस करते थे, स्पेशली ब्लेमिंग ज्यूज को ब्लेम करते थे, मार्क्सिस्ट को ब्लेम करते थे, और वहां की सरकार को ब्लेम करते थे। जर्मनी में जो स्ट्रगल चल रही, जो प्रॉब्लम है, वो सब ये सब जिम्मेदार है, ऐसा हिटलर कहता था, प्रोपेगेंडा फैलाता था। ड्यूरिंग दिस टाइम द नाजीज रिमेन्ड अ माइनर पार्टी, और लेकिन इस दौरान जो है नाजी पार्टी जो थी वो माइनर पार्टी में ही रही, माइनर पार्टी ही मेजोरिटी में नहीं आ पाई, गेनिंग ओनली अबाउट 2.6% ऑफ वोट्स इन 1928 इलेक्शन। 1928 में फिर जाकर के इलेक्शन हुए, तो उसमें नाजी पार्टी को 2.6% ही वोट मिले, इसलिए वो नाजी पार्टी एक माइनर पार्टी बनकर ही फिलहाल रह गई। Yet Hitler continued building his base, especially among। देखिए उसके बावजूद भी हिटलर जो है कंटिन्यू लगा रहा उसके बेस को मजबूत करने के लिए, और among disillusionment World War First veterans, the unemployed, nationalists and conservatives। ठीक है, इन सब का मौका देख करके वो क्या करता है कि अपने आप को पावर में लाने की कोशिश करता है और अपनी नाजी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। रेफरेंस ये मैंने कहां से लिया हुआ है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, की थीम्स दैट डेवलप्ड 1919 टू 1929। 1919 से कैसे क्या हुआ? एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एंटीसेमिटिज्म, cult of personality around Hitler is Germany's savior, mastery of propaganda, visual imagery, emotional appeal, use of paramilitary violence combined with political strategy। अब देखिए इस दौरान 1919 से 1929 तक ऐसा क्या हुआ? तो एक नेशनलिज्म को और एंटीसेमिटिज्म को उसने प्रमोट किया, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया, और उसकी पर्सनालिटी ऐसी बनी हिटलर की कि वो जर्मनी का सेवियर है। सेवियर मतलब बचाने वाला, जर्मनी की कंडीशन को ठीक करने वाला, लाइक अ किंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि जर्मनी को अगर कोई बचा सकता है, अगर कोई सही सिचुएशन में ला सकता है, कंडीशन में ला सकता है, तो वो केवल हिटलर है। हिटलर की पर्सनालिटी को इस तरह से कल्ट किया गया, बनाया गया। क्लियर ना? और वो प्रोपेगेंडा, ये सब प्रोपेगेंडा, विजुअल इमेजरी और इमोशनल अपील को करने में मास्टर था, ये समझ लीजिए। और पैरामिलिट्री वायलेंस तो किया ही किया, जो कि आप देख ही पा रहे हैं, एस बनाया, एस बनाया, है ना? इन सबको बना करके वो किस तरह से कर रहा था। अभी कंक्लूजन पे आते हैं भाई, आज के वीडियो का कंक्लूजन क्या है? Between the ages of 13 to 40, Hitler transformed from a failed artist and unemployed veteran into the leader of a growing political movement. Though not yet powerful, the foundations of Nazi ideology, structure, and ambition were firmly in place by the end of this period. तो इस वर्ष के दौरान, इस आयु के दौरान 30 से 40 के बीच में हिटलर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फेल्ड आर्टिस्ट एंड अनएम्प्लॉयड वेटरन इनटू द लीडर ऑफ अ ग्रोइंग पॉलिटिकल मूवमेंट। वो एक ऐसा अनएम्प्लॉयड पर्सन था, फेल्ड आर्टिस्ट था,
जिसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उससे ट्रांसफॉर्म हो करके वो एक लीडर पॉलिटिकल मूवमेंट में आता है, लीडर बन जाता है। तो लेकिन वो पूरी तरह से पावर में नहीं था, फिर भी वो नाजी आइडियोलॉजी, स्ट्रक्चर और एम्बिशन को धीरे धीरे इस पीरियड के एंड में धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता रहता है। तो ये था पूरा 30 to 40 एज में हिटलर ने कैसे क्या किया। अब एक्सप्लेन यसे एंड एसएस को एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऐसे और एसएस क्या है। ऐसे मीन्स स्टॉर्म टू ट्रूपर्स, समझ रहे हैं आप, और ब्राउन शर्ट्स, इन्हें ब्राउन शर्ट्स भी कहा जाता था या स्टॉर्म ट्रूपर्स भी कहा जाता था ऐसे को। तो ऐसे वाज द ओरिजिनल पैरा मिलिट्री विंग ऑफ द नाजी पार्टी, फॉर्मेड इन 1921, 1921 में बनाया उसने। इट वाज मेड ऑफ एक्स सोल्जर्स, जो एक्स सोल्जर्स थे, पूर्व सैनिक थे, रिटायर्ड सैनिक थे, उनको इसने इस ग्रुप में शामिल किया। स्ट्रीट फाइटर्स थे, उनको शामिल किया, और जो लोयल नाजी सपोर्टर्स थे, जिन पर फेद किया जा सकता था, जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता था, ऐसे सपोर्टर्स को उसने एसए में शामिल किया। देवर कॉल्ड ब्राउन शर्ट्स, एसए को ब्राउन शर्ट्स बोला जाता था। क्यों? क्योंकि वो ब्राउन यूनिफॉर्म पहनते थे। अब इनका मेन फंक्शन क्या था, मुख्य कार्य क्या थे? तो इनका मेन फंक्शन था प्रोटेक्टेड नाजी रैलीज एंड लीडर्स। नाजी पार्टी की जो रैलीज हुआ करती थी, जो लीडर्स थे, उनको प्रोटेक्शन देना इनका मेन काम था। अटैक्ड पॉलिटिकल अपोनेंट्स, स्पेशली कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट होते थे, उन पर अटैक करना इनका काम था। क्रिएटेड फियर एंड क्योस, और डर और अराजकता के माहौल को क्रिएट करना इनका जो है मेन काम ये भी था। हिस्ट्री टू destabilize the Weimar public, helped grow Hitler's political influence through intimidation. भय के द्वारा हिटलर के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना या उनका हेल्प करना इनका काम था। अब इसके लीडरशिप की तो बात करें तो अर्नस्ट रोम was the main leader in the early 1930। 1930 के शुरुआत में ही इसके लीडर कौन थे? अर्नस्ट रोहम। By 1934, ऐसे had over 3 billion members, making it a powerful force। 1934 में ऐसे में लगभग 3 मिलियन मेंबर्स हो गए और इसे एक पावरफुल फोर्स बना दी। डाउनफॉल नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स 1930, 1934 में लॉन्ग नाइट्स, नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स होता है। और ऐसे में क्या होता है भाई, हिटलर फियर्ड ऐसे ग्रोइंग पावर एंड रोम्स एम्बिशन। हिटलर को लगता है कि ऐसे की जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ रही है और रोम का एम्बिशन भी। इन जून 1934 हिटलर ऑर्डर्ड द एसएस टू एलिमिनेट ऐसे लीडर्स इंक्लूडिंग रोम। और हिटलर फिर 1934 में ये ऑर्डर कर देता है कि ऐसे के लीडर्स को एलिमिनेट करके एक एसएस बनाई जाए। दिस पर्स इन नोन एज द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स। तो इसी को नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स माना जाता है, लंबी चाकुओं की रात। अभी एसएस क्या है भाई? एसएस मींस प्रोटेक्शन स्क्वाड्रन। व्हाट वाज एसएस? एसएस क्या था? व्हाट वाज एसएस? फॉर्मेड 1925, 1925 में बनाया गया। ओरिजिनली एज हिटलर्स पर्सनल बॉडीगार्ड यूनिट, हिटलर की पर्सनल बॉडीगार्ड यूनिट के तौर पर इसे बनाया गया। अंडर हेनरिच हिमलर इट बिकेम एन एलीट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन लॉयल ओनली टू हिटलर। ठीक है, हिटलर ने इसे बनाया था 1925 में।
हिटलर के लिए बनाया गया था, ठीक है, हिटलर ने नहीं, हिटलर के लिए बनाया। तो मेन रोल्स इसके क्या थे भाई, क्या क्या काम थे? इन्फोर्स नाजी पॉलिसीज एंड टेरर, नाजी पार्टी की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, उनको इन्फोर्स करना, टेरर भय को इन्फोर्स करना, कंट्रोल द जेस्पो सेक्रेट पुलिस जो थी उसको कंट्रोल करना, रैन द कंसंट्रेशन एंड डेथ कैंप्स, इसके द्वारा कंसंट्रेशन और डेथ कैंप्स भी चलाए जाते थे। ओवर द मास मर्डर ऑफ ज्यूज, होलोकॉस्ट भी हुआ इसी के द्वारा। एक्टेड इज इंटरनल सिक्योरिटी की तरह एसएस काम करता था नाजी पार्टी में। फाउंड द वॉरफ्रेनेसेस अ कॉम्बैट फोर्स इन वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या थी? तो विशेषताएं थी कि मेंबर्स हैड टू मीट स्ट्रिक्ट racial and loyalty criteria. Members had to meet strict racial and loyalty criteria. Wore black uniform, ये black uniform पहनते थे, with the skull and lightning bolt SS symbol. SS symbol भी बना होता था, एक ऐसा ये लोग यूनिफॉर्म पहनते थे, ठीक है, ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते थे। तो एसएस के लोग कैसे ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते थे, क्लियर? तो ये पूरा वीडियो था, जानकारी थी, एक्सप्लेनेशन था। 30 to 40 में हिटलर ने क्या कैसे क्या किया, एवरीथिंग ऑल अबाउट हिटलर 30 to 40 years ऑफ एज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।